Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Study Hub with Sakshi. Hope you all are doing well. So after so many days, we are again back with another video of our YouTube channel Study Hub with Sakshi. And from today onwards, we will be starting the 10th and 12th class series. So जो भी हमारी बोर्ड क्लासेस के बच्चे हैं, जो कि 10th क्लास के 12th क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए हमने आज से एसएसटी की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमारा आज फर्स्ट टॉपिक जो हम लेने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर का है, दैट इज चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बिकॉज ये एक तो स्टार्टिंग चैप्टर है एंड इस चैप्टर से हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में पता चलेगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में, एक डेमोक्रेसी में पावर को किस तरह से शेयर किया जाता है। यहाँ पर हम अलग अलग कंट्रीज का एग्जाम्पल लेकर के उस चीज को सीखेंगे एंड समझेंगे। सो आई होप आप सभी रेडी हैं आप हमारे साथ सीखने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है एक स्टोरी जो कि एक कंट्री के बारे में है, विच इज बेल्जियम। बेल्जियम एक कंट्री है, उसकी स्टोरी हमें यहाँ पर ब्रीफ आउट की हुई है। अब बेल्जियम आखिर कौन सी कंट्री है, यहाँ पर क्या हुआ था, किस तरह से दो कम्युनिटीज के बीच में टेंशंस पैदा हुई थी, वो चीज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सो स्टोरी ऑफ बेल्जियम, इट इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम क्या है, एक छोटा सा देश है यूरोप का। यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है, हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ तक की पॉपुलेशन है, यानी कि 1 करोड़ तक की पॉपुलेशन यहाँ पर है। 1 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं। एथनिक कंपोजिशन ऑफ कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। एथनिक कंपोजिशन क्या होती है, रेशियल कंपोजिशन, अलग अलग कास्ट की कंपोजिशन। अब इस कंट्री की एथनिक कंपोजिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही उलझी हुई है अपने आप में। अब आखिर ऐसा क्यों है? जैसे हर कंट्री की कैपिटल होती है, हम इंडिया में रहते हैं, हमारी कैपिटल है दिल्ली, वैसे ही इस कंट्री की, बेल्जियम की भी एक कैपिटल थी ब्रुसेल्स। ठीक है, अब हम पहले पढ़ते हैं कि बेल्जियम में पॉपुलेशन कैसी थी। सो बेल्जियम में अगर हम बात करें टोटल पॉपुलेशन की, तो यहाँ पर 59% जो लोग थे वो फ्लैमिश रीजन में रहते थे। फ्लैमिश एक रीजन का नाम है जो बेल्जियम में था, वहां पर रहते थे और वो डच बोलते थे, यानी कि फ्लैमिश रीजन में रहते थे और वो डच लैंग्वेज बोलते थे। 40% जो लोग थे, 40% लिव्स इन वलोनिया रीजन। 40% जो लोग थे वो वलोनिया नाम की एक जगह पर रहते थे एंड वो फ्रेंच बोलते थे एंड 1% ऑफ बेल्जियन स्पीकर्स वर जर्मन। अब 1% जो बचे बाकी के 59% फ्लैमिश रीजन में थे वो डच बोलते थे, 40% वलोनिया रीजन में थे वो फ्रेंच बोलते थे। बच्चे कितने, 1% लोग वो आपके बेल्जियंस थे जो प्रॉपरली बेल्जियम के ही थे एंड वो जर्मन बोलते थे। यानी कि एक ही कंट्री में 3 अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे और तीनों की परसेंटेज भी बहुत अलग। सबसे ज्यादा डच स्पीकर्स थे, उसके बाद फ्रेंच स्पीकर्स थे एंड देन बिल्कुल आखिरी में जर्मन स्पीकर्स थे। तो अब हमारे दिमाग में यही बात क्लिक होगी यहाँ पर कि ऑब्वियसली यहाँ पर मेजॉरिटी किसकी थी, डच की थी, और माइनॉरिटी किसकी थी, फ्रेंच की थी। आई होप आपको मेजॉरिटी और माइनॉरिटी तो पता है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। मेजॉरिटी होती है किसी कंट्री में कितने लोग ज्यादा हैं, यानी कि अगर मैं बात करूँ हमारी कंट्री में कुछ परसेंट पॉपुलेशन हिंदूज है, कुछ परसेंट मुस्लिम्स है, कुछ परसेंट क्रिश्चियंस है, यानी कि अलग अलग रिलीजन के लोग हैं। तो एक कंट्री में जिस रिलीजन के लोग ज्यादा होते हैं वो वहाँ की मेजॉरिटी होती है, और जिस रिलीजन के लोग कम होते हैं वो वहाँ की माइनॉरिटी होती है। उसी तरह यहाँ पर मेजॉरिटी डच थे, माइनॉरिटी फ्रेंच थे
और बिल्कुल ही लोअर क्लास में आते थे आपके जर्मन्स, क्योंकि वो बहुत ही कम थे। अब हमें ये देखने को मिला है, अब तक हमने जितनी भी स्टोरीज पढ़ी है, कि हर जगह मेजॉरिटी का क्या होता है, एक दबदबा होता है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी को दबा कर रखती है। तो क्या यहाँ पर भी वही होता था, वो भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसी की कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स की बात करते हैं। तो बेल्जियम की ही कैपिटल सिटी थी ब्रुसेल्स, जहां पर 80% फ्रेंच थे, 20% डच थे। 80% लोग फ्रेंच बोलते थे, 20% लोग डच बोलते थे। यहाँ पर मेजॉरिटी फ्रेंच की थी, यहाँ पर मेजॉरिटी डच की थी। तो हम अभी ब्रुसेल्स को तो साइड में रखते हैं, वापस आते हैं बेल्जियम पे। यहाँ पर मेजॉरिटी थी डच की, ज्यादा लोग थे डच के। तो यानी कि ज्यादा उन्हें चीजें मिलनी चाहिए थी, उन्हें एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए थी, उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलना चाहिए था, उन्हें विकास मिलना चाहिए था। ये हर मेजॉरिटी एक्सपेक्ट करती है अपनी कंट्री से। लेकिन यहाँ पर वो उल्टा ही रहा था। क्या हो रहा था, जो माइनॉरिटी थे, जो कम संख्या वाले लोग थे फ्रेंच स्पीकिंग, वो बहुत ही रिच थे, बहुत अमीर थे, और इस वजह से वो बहुत पावरफुल भी थे, बहुत ताकतवर भी थे। हमेशा हमने देखा है, अमीर हमेशा शक्तिशाली है, गरीब हमेशा वीक ही है। तो यहाँ पर भी वही सीन था कि यहाँ पर जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो थे बहुत ही अमीर, बहुत ही पावरफुल, एंड इस वजह से डच स्पीकिंग जो लोग थे, भले वो नंबर में ज्यादा थे, लेकिन फ्रेंच स्पीकिंग के आगे वो ताकतवर नहीं थे, क्योंकि वो इतने अमीर नहीं थे। इस वजह से फ्रेंच स्पीकिंग को जो चाहिए होता था तुरंत मिलता था। उन्हें एजुकेशन तुरंत मिली, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तुरंत मिला, उन्हें हर चीज फ्रेंच वालों को डच से ज्यादा मिली। तो डच वाले इस बात से क्या हो गए, गुस्सा हो गए। उन्होंने क्या बोला कि पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है, लेकिन सारे बेनिफिट किसको मिल रहे हैं, फ्रेंच को मिल रहे हैं। इस वजह से डच जो थे वो गुस्सा हो गए। डच पीपल वर एंग्री। क्यों एंग्री थे, उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं मिला, उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, उन्हें और फैसिलिटीज नहीं मिली, इस वजह से वो गुस्साए हुए थे। और इसी की वजह से टेंशन अफर हो गई 1950 और 1960s में फ्रेंच और डच के बीच में। दोनों लड़ रहे थे, डच बोल रहे थे हमें हमारा अधिकार दो, फ्रेंच बोल रहे थे हमसे लिया तो हम हैं अमीर, हम कंट्री को बर्बाद कर देंगे, हम टैक्सेस भी नहीं देंगे। तो इस वजह से यहाँ पर जो कम्युनिटी के बीच में टेंशन्स थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है, नो मैटर आपकी कंट्री में लोग अमीर हैं या गरीब हैं, आप उन्हें बराबर का हक दो, नहीं तो क्या होगा, झगड़े ही होंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर बराबर के राइट्स ना मिलने की वजह से क्या हो रहे थे, झगड़े हो रहे। टॉपिक जो हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं वो है स्टोरी ऑफ श्रीलंका। सो अभी हमने पहले वाले में पढ़ा बेल्जियम की स्टोरी, अब हम एक और कंट्री की स्टोरी पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर श्रीलंका। अब श्रीलंका क्या है, श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, एक टापू पे बसा हुआ देश है। इसकी पॉपुलेशन कितनी है, इसकी टोटल पॉपुलेशन है 2 करोड़, यानी कि यहाँ पर 2 करोड़ लोग रहते हैं। सोशल ग्रुप्स, जो सोशल ग्रुप्स यहाँ पर हैं, यानी कि जो लैंग्वेज स्पीकर्स यहाँ पर हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, उनमें 2 तरह की लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। एक तो है सिन्हाला, जो कि प्रॉपरली सिन्हाला लैंग्वेज ही बोलते हैं, एंड ये नंबर में 74% है, यानी कि श्रीलंका में 74% पॉपुलेशन सिन्हाला स्पीकर्स की है। एंड नेक्स्ट आते हैं आपके तमिल स्पीकर्स, जो है 18%, जो प्रॉपरली तमिल ही बोलते हैं। इन तमिल्स में भी 2 तमिल्स हैं, इन 18% तमिल्स में 2 तमिल्स हैं। इनमें पहले हैं आपके श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स कौन है, ऐसे तमिल्स जो श्रीलंका में ही रहते हैं, वो है आपके 13%। एंड नेक्स्ट है आपके इंडियन तमिल्स, जो इंडिया से श्रीलंका आए थे। कब आए थे,
जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, ब्रिटिशर्स इंडिया में थे और उन्हें अपने चाय के बागानों में काम करने के लिए कुछ लोग चाहिए थे, तो उन्होंने क्या किया था, इंडिया से लोगों को माइग्रेट करवाया था। तो जिन लोगों ने उस वक्त इंडिया से माइग्रेट किया था, बाद में प्लांटेशन वर्कर्स बन के वो भाग निकले थे, वो लोग श्रीलंका में आए थे, वो थे 5%, यानी कि इनमें से 5% आपके जो थे वो सिन्हाला इंडियन तमिल्स थे, ओके, जो कि एज अ प्लांटेशन वर्कर्स आपके इंडिया से श्रीलंका में रहने के लिए आए थे। सो दो टाइप के तमिल्स थे, श्रीलंकन तमिल्स 13%, इंडियन तमिल्स 5%। इसके अलावा जो सिन्हालास थे वो प्रॉपरली क्या थे, बुद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। वहीं इन दोनों के अलावा यानी कि सिन्हाला और तमिल के अलावा 7% जो थे वो आपके क्रिश्चियंस थे, जो तमिल भी थे और सिन्हाला भी थे। यानी कि हमें ये पता चलता है यहाँ पर भी कोई भी एक माइनॉरिटी या कोई भी एक मेजॉरिटी ने क्या किया होगा, झगड़े किए होंगे। क्यों किए होंगे, क्योंकि जो सिन्हालास थे श्रीलंका में यही होता आया था कि जो सिन्हालास थे उन्हीं को सारा हक, सारा अधिकार मिलता था। सिन्हालास को ही एजुकेशन मिलती थी, सिन्हालास को ही डेवलपमेंट मिलता था, जिसकी वजह से तमिल्स जो थे एंड क्रिश्चियंस जो थे वो भी बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। तो यहाँ से भी हमें वही समझ आता है कि अगर आपने कंट्री में किसी एक को सारे राइट्स दे दिए और किसी एक को बिल्कुल भी राइट्स नहीं दिए, तो वो कंट्री का सर्वाइवल जो होता है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इन दोनों स्टोरीज से हमें क्या समझ में आ रहा है कि इन्होंने अपनी एथनिक कंपोजिशन को प्रॉपर राइट्स नहीं दी। अगर ये प्रॉपर राइट्स देते तो इनकी कंट्रीज में कभी कोई झगड़ा होता ही नहीं। इसीलिए इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से अपनाई है, क्योंकि हमने चाहे अमीर हो या गरीब हो सबके लिए बराबर अधिकार रखे हुए हैं। ऐसा ही हर कंट्री को करना चाहिए। आज हमने एक इंट्रोडक्टरी सेशन लिया है इस चैप्टर का। कल से इस चैप्टर के और पार्ट्स आगे आएंगे। वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली स्टे ट्यून्ड विद अस। मोरओवर, जिसको भी इस चैप्टर के नोट्स चाहिए प्लीज आप कमेंट बॉक्स में नोट्स लिख दीजिए, ताकि मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स सेंड कर सकूं। ऑल्सो प्लीज आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को हमारा चैनल शेयर कीजिए, so that अगर उनमें से किसी को भी हेल्प चाहिए तो they can take it from our videos, and also please like, share and subscribe to our YouTube channel, ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखने को मिलती रहे। We will be back with the next part of video soon. Till then, stay tuned, take care, goodbye.